Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on heat phenomena. तो यहाँ पे आप आज देखेंगे कि हम हीट के बारे में बताएंगे कि हीट क्या है। तो यहाँ पे हीट इज़ द क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हीट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि हम लोगों को प्रोड्यूस करता है। किसके बारे में कहता है? सेंसेशन ऑफ वार्मथ के बारे में। क्या है? सेंसेशन ऑफ वार्मथ। इसका मतलब होता है कि जैसे आपका बॉडी है और जब बाहर धूप में रहता है तो उसको क्या लगता है? ऐसे लगता है कि उसको गर्मी लग रहा है। वार्मथ मतलब गर्मी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका जो त्वचा है, उसका जो स्किन है वो क्या फील करता है? हॉट फील करता है। तो यही है आपका हीट। इसी को हीट कहते हैं। हीट एक क्या है? एक अनुभव करने वाली चीज़ है जो कि आपका मतलब अब बताइए, जो कि सॉलिड भी फील करता है, लिक्विड भी फील करता है और गैस भी फील करता है। ओके, ये ऐसा एक हीट एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा हीट को आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर कुछ फैक्ट्स है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है हीट के साथ। कौन सा फैक्ट ऑब्जर्व किया जाता है हीट के साथ? पहला है कि द वेट ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम वेदर इट इज़ हीटेड और कूल्ड। मान लीजिए कोई भी बॉडी को आप हीट कर रहे हैं तो इतना ध्यान दीजिए कि हीट करने के द्वारा ज़रूर अगर आप कोई सॉलिड बॉडी को हीट करेंगे तो वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप आइस को अगर हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा आपका वाटर में। लेकिन यहाँ पर उसका वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि अब एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है तो इसका मतलब उसका वेट चेंज नहीं होगा। पहला बात आप ये ध्यान दीजिएगा, हीट देने पर कोई भी बॉडी का जो वेट है वो चेंज नहीं होता है। दूसरा बात क्या है? हीट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और इधर एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो है लो है, तो ऑलवेज जो हीट है वो फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ओके, अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांसन। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांसन के बारे में हम लोग देखेंगे। थर्मल एक्सपांसन क्या है पहले हम लोग जानेंगे कि थर्मल एक्सपांसन क्या होता है। तो थर्मल एक्सपांसन में आपका जैसे कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो एक्सपांड करता है। एक्सपांड मतलब वो अगर उसका एरिया वो इतने एरिया में है तो वो फैलकर इतने एरिया में हो जाएगा। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। मतलब उसका जो एरिया है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का जो एरिया है वो ज़रूर इंक्रीज करेगा। इतना ध्यान दीजिए। तो इंक्रीज करेगा मतलब एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से, एक्सपांसन होने की वजह से वो बढ़ रहा है। तो ये कब होता है? जब हम लोग कोई बॉडी को हीट करते हैं तभी ना होता है थर्मल एक्सपांसन। तो अब देखिए एप्लीकेशन मतलब डेली बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि थर्मल एक्सपांसन से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि रेलवे स्टेशंस में रेलवे ट्रैक जो रहता है, रेलवे ट्रैक में जो आपका रेल लाइन रहता है ना, ऐसे इस तरीके से एक रेल लाइन है और इधर एक रेल लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिया रहता है पटरी। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये दोनों रेल लाइन एक लाइन है, इन दोनों लाइन को कनेक्ट करता है एक छोटा सा गैप रहता है और यहाँ पर एक नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया रहता है ये दोनों गैप। क्योंकि जुड़ेगा, वैसे जुड़ेगा नहीं तो फिर तो इधर उधर हो जाएगा। इन लोगों को जॉइंट किया रहता है यहाँ पर नट बोल्टों द्वारा, लेकिन एक गैप दिया रहता है, एक लोहे का रहता है ना। लेकिन जब हम लोग समर में, गर्मियों के दिन में क्या होता है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो ये क्या करता है? एक्सपांड करता है। ये इधर थोड़ा आ जाता है, ये इधर थोड़ा आ जाता है। तो ये जो जगह है ना वो क्या हो जाता है? हल्का फुल्का थोड़ा बचा रहता है, नहीं तो पूरा फिल हो जाता है। तो इसलिए इसको किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब इतना बड़ा रेल तो है नहीं कि एक ले सकते हैं, ऐसा है नहीं। तो दो जॉइंटिंग है, जॉइंट में अगर हम लोग पूरा क्लोज कर देंगे, इधर ए भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होने की वजह से डीरेलमेंट हो सकता है, मतलब
ये इधर ऊपर की तरफ इधर उधर मतलब शेप क्या हो जाएगा, इसका गड़बड़ हो सकता है। और अगर शेप गड़बड़ हुआ तो रेल लाइन जब आपका ट्रेन जब क्रॉस करेगा तो वो डीरेलमेंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक गैप दिए रहते हैं। और आपका देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वायर्स गेट स्लैकेंड इन समर्स। टेलीफोन और टेलीग्राफ वायर जो रहता है आपका, आजकल टेलीफोन टेलीग्राफ वायर रहता है जो कि आजकल नहीं मिलता ज़्यादा देखने को, लेकिन पहले होता था, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो वो वायर क्या होता है, स्लैकेंड इन समर, समर में वो क्या हो जाता है, फैलता है, और जब विंटर सीजन में वो टाइट हो जाता है। वो देखिए एक्सपांड तो आप लोग पढ़ लिए कि एक्सपांसन हो रहा है हीट देने से, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। जब उसको कोई बॉडी को आप कूल करोगे तो वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, मतलब जो एरिया है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। तो अब देखिए एप्लीकेशन व्यू ऑफ थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन के बारे में आप लोग जान गए कि थर्मल एक्सपांसन होता क्या है, लेकिन अब हम लोग एटॉमिक व्यू के बारे में देखेंगे थर्मल एक्सपांसन के द्वारा। अब देखिए आप लोग थर्मल एक्सपांसन किसका कर रहे हैं, मान लीजिए H2 गैस, हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने एक कंटेनर में लिया हुआ है और हम लोग उसको नीचे से हीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको हीट करने पर क्या होगा, उसका जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो होगा ही ना। ऐसे जैसे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है कि नहीं है, और वो डिस्टेंस है r। ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों मिलके एक मोलिकुल, एक बॉन्ड है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो वो डिस्टेंस आपका r है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों एटम के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में आता है, दो एटम्स या दो मोलिकुल्स, दो होना चाहिए, ठीक है, उसी के बीच में आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मान लीजिए ये सिस्टम लिए और ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी इधर रख लिए और इधर हम लोग रख लिए r को। r मतलब इन दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, और इसको इधर रख लिए। अब देखिए हम लोग नीचे से हीट किए तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन, ये सारा चीज़ होगा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है r था, वो r का वैल्यू क्या किया, वेरी किया। मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लोग दिए नहीं है, कुछ वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पहले r यहाँ था, फिर r यहाँ था, फिर r यहाँ था, फिर r यहाँ था, लेकिन जब r 0 था, मतलब दोनों के बीच में ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का डिस्टेंस 0 होगा। मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पर लिए, नॉर्मली यहाँ पर मान लीजिए r का वैल्यू यहाँ पर था, तो उस टाइम में एनर्जी क्या था, हाई था, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाई था, मतलब जो डिस्टेंस कम था दोनों के बीच में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखा जा रहा है कि पूरा हाई है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाई होने का मतलब वो क्या आपका स्टेबल स्टेट में है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हाई होने का मतलब वो अनस्टेबल स्टेट में है। ये दोनों का जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं है। जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या ना, जब हम लोग का डिस्टेंस क्या किया, इंक्रीज किया धीरे धीरे, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में है वो क्या किया, वो देखते कि हम लोग डिक्रीज करता गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब तो बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है। और सबसे कम कौन से पॉइंट में देखिए, ए पी नोट पॉइंट में, और ये डिस्टेंस आपका आर नोट लिया गया। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो है आर नोट। आर नोट डिस्टेंस में इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोअर है, सबसे कम है, इसलिए इस पोजीशन में इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन दोनों एटम के बीच में जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आर नोट आ गया, लेकिन नॉर्मली देखें तो आर नोट है, लेकिन इसको भी हीट नहीं किया गया है। नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका हम लोगों ने क्या किया, इस डिस्टेंस में वो इक्विलिब्रियम हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम लोग इसको हीट कर दिए तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कहीं कम ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहाँ नहीं मिला, कहाँ पर मिला, ये देखिए धीरे से, ये यहाँ पे है आपका E1 एनर्जी लाइन
और ये P1 है और ये P2 है। और जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस A है वो आपका इंक्रीज होकर इधर चला आया P। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या आ गया, P आ गया। और इसी तरीके से हम लोग जब मान लीजिए और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो कहाँ आ गया आपका, इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ हम बनाए नहीं है। और एक ग्राफ अगर बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, हाई टेम्परेचर के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मिनिमम एनर्जी यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहेगा। फिर यहाँ टेम्परेचर के लिए अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे आएगा। मिनिमम एनर्जी यहाँ होगा, इस जगह पे होगा। किस केस में, हाई टेम्परेचर के लिए। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर था तब मिनिमम एनर्जी यहाँ पे आ रहा था। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ए था, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ए हुआ, फिर यहाँ ए हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। बस यही हम लोगों को इस ग्राफ से मिल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन टू एटम्स आर नॉट, यहाँ पे लिखते हैं है क्या, बट द लार्ज एट लार्ज टेम्परेचर पी नोट शिफ्टेड टू, पी नोट जो शिफ्ट हो जा रहा है वो पी की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। E1 है एनर्जी लाइन एट हायर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पोजीशन वेयर बॉन्ड एनर्जी मिनिमम। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, उस पोजीशन में एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तभी वो पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग आँख से कि एनर्जी का यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, फिर कम हुआ, यहाँ पर मिनिमम सबसे कम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए वर्क और हीट के बारे में थोड़ा बताएंगे। वर्क और हीट होता क्या है, देखिए वर्क क्या होता है, कोई भी काम अगर करेंगे तो वो उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और हीट आप लोगों को पता है। लेकिन जो वर्क है और ये हीट है दोनों क्या है, पाथ डिपेंडेंट हैं, पाथ के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है, तो आप अगर स्ट्रेट लाइन में गए तो कम वर्क करना पड़ेगा। अगर ये वाला पाथ ले लिए, घुमाव वाला पाथ लेके चले गए तो क्या होगा, घुमाव वाला पाथ से जाएंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब पाथ के ऊपर जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर स्ट्रेट पाथ से जा रहे हैं तो कम वर्क करेंगे और इधर जाएंगे तो ज़्यादा वर्क करेंगे। मतलब एक पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहा जा रहा है पाथ डिपेंडेंट। अब हीट को देखिए कैसे है पाथ डिपेंडेंट। मान लीजिए आप लोग एक किसमें, एक कटोरी में वाटर लिए और उसको हाँ, पाथ डिपेंडेंट कैसे हो रहा है देखिए। मान लीजिए आप लोग एक कटोरी में थोड़ा सा वाटर लिए, वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो हीट जो है वो कहाँ, कौन से वाटर मॉलिक्यूल के देकर पास हो रहा है वो हीट, मतलब एक लिक्विड को देकर के पास हो रहा है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। मान लीजिए आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेंगे, एक पत्थर ले लिए और उस लोहा पत्थर होता है ना, लोहा पत्थर को हम लोग उसको गर्म करना शुरू किए, तो वो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से जो पाथ है वो क्या हो रहा है, पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है, जो हीट है हम लोगों का वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो भी पाथ डिपेंडेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे सन से लाइट आ रहा है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ, उसके पास भी एक हीट है कि नहीं है। तो बाहर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी रहता है लेकिन घर के अंदर कम गर्मी रहता है। तो बाहर क्या होता है कि वो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन घर के अंदर एंटर करने के लिए उसको घर का जो दीवार है उसको देकर के पास करना पड़ेगा, तो पाथ के ऊपर इतना जल्दी वो प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, पाथ डिपेंडेंट कहा जा रहा है। तो आपका वर्क का एक फॉर्मूला देखिए, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट होता है। कैसे, हीट क्या है,
आप गैस जलाकर अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हीट दे रहे हैं उसको। हीट दे रहे हैं मतलब एक वर्क हो रहा है, समझ में आ रहा है, एक एनर्जी दे रहे हैं। तो वो वर्क आप एक दे कर रहे हैं, जितना हीट देंगे उतना ही वर्क होगा। मान लीजिए आप ज़्यादा हीट दिए तो ज़्यादा वर्क होगा। ज़्यादा वर्क होने का मतलब ज़्यादा जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। वाटर मोलिक्यूल्स उतना ज़्यादा क्या होंगे, वाइब्रेशन में आ जाएंगे, जल्दी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, बॉइलिंग जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हीट जितना देंगे वर्क उतना ज़्यादा होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसको बढ़ाने से, हीट को बढ़ाएंगे तो वर्क भी जल्दी होगा। अगर वर्क जल्दी हो रहा है इसका मतलब हीट भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो इक्वल होकर के यहाँ पर आ जाएगा आपका जे एक आ जाएगा। जो जे के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा डब्ल्यू इक्वल्स टू जे एच। इस फॉर्मूला को याद रखिए जो कि आगे आपको यूजफुल है और आगे आपके यूज में भी आएगा। अब देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको पता है, पहले पढ़े होंगे। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है जो वर्क होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप गए मोशन किए, ठीक है। तो यहाँ पे जब थे तो आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ था, यहाँ पे जब आप गए तो आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ था। तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब यहाँ पे थे उस काइनेटिक एनर्जी को अगर माइनस कर देंगे, यहाँ पे जब थे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा, वही एनर्जी है आपका वर्क। मतलब आप यहाँ से यहाँ जाने के वक्त कितना वर्क किए वो आपका काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा नेटवर्क। तो अब देखिए IITs वगैरह में एडमिशन के लिए जो हम लोगों का IIT JEE का एंट्रांस होता है उन सब में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम कुछ बता रहे हैं फ्रॉम, एग्जाम्पल है पहला, फ्रॉम व्हाट हाइट मस्ट ए ब्लॉक ऑफ आइस बी ड्रॉप्ड। कितने हाइट से एक ब्लॉक ऑफ आइस को जो कि हम लोग ड्रॉप करेंगे so that it completely melts on falling. Assume that 80% of the energy of the fall is retained. Given L equals to 80 kilocalorie kg inverse, इतना दे रहा है, J का वैल्यू इतना दे रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, ध्यान से पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन। समझ में आ गया, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। फ्रॉम व्हाट हाइट मस्ट ए ब्लॉक ऑफ आइस बी ड्रॉप्ड। कितने हाइट से हम लोग एक आइस को ड्रॉप करवाएंगे कि वो मेल्ट हो जाएगा, गिरते 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 वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। एक आइस को हम लोग कितने हाइट से ड्रॉप करवाएं, इतने हाइट से ड्रॉप करवाएं कि इतने हाइट से, कि इतने हाइट से, मान लीजिए इतने हाइट से ड्रॉप करवाएं एच हाइट से, तो वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा गिरते गिरते। और क्या दे रहा है, एज्यूम दैट 80% ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉल इज रिटेन्ड। एज्यूम करिए कि जो 80% एनर्जी है, कौन से एनर्जी का 80%, ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉल। एनर्जी ऑफ फॉल क्या है पहले जानिए। 80% ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉल इज रिटेन्ड। एनर्जी ऑफ फॉल है कि इसका फॉल होने का, गिरने का जो एनर्जी है उसका 80% एनर्जी इसने गेन कर लिया, ठीक है। किस फॉर्म में गेन किया, हीट के फॉर्म में गेन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस, देखिए यहाँ पे आइस जो है वो 80% ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉल। तो जब ये एक हाइट में है, कितने हाइट में है, एच हाइट में है, एच हाइट में रहने की वजह से उसका कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा और वो है mgh। mgh आएगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर जब वो है तो वो तो
यहाँ पर क्या है, इनिशियली कांस्टेंट में था तो उसका एक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, वो है mgh। लेकिन तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका एनर्जी mgh आ रहा है। वो एनर्जी क्या है, फॉल करने का एनर्जी है। मतलब उसके पास जितना एनर्जी है वही तो यूज करके वो आएगा, है ना। अब आप ऊपर चले गए हैं, सीढ़ी के ऊपर ऐसे चले गए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर चले गए, तो आपका वहाँ पर जाके खड़े हो गए। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे, जो एनर्जी गेन करके गए हैं वही एनर्जी लेके तो आएंगे। गिरने का एनर्जी या फिर आने का एनर्जी भी तो वही होगा। तो इसलिए वो एज हाइट में होने पर भी उसका जो फॉल करने का जो एनर्जी है वो है आपका mgh। मतलब फॉल करने का एनर्जी mgh है। और 80% ऑफ फॉल ऑफ 80% ऑफ फॉल 80% ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉल, और उसी का 80% मतलब 80/100 इंटू mgh। मतलब ये जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाता है, वो रिटेन हो जाता है। मतलब अगेन इसमें स्टोर होकर रहता है, वो खर्च नहीं होता है। किस तरीके से रहता है, वो हीट के फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र होता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में। तो वो एनर्जी आपका आ गया वर्क टू ट्रांसफ़र हीट, वर्क टू ट्रांसफ़र हीट। तो 80% का एनर्जी है, वो एनर्जी ए है, और वो एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो रहा है हीट के फॉर्म में। लेकिन वो एक वर्क भी हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब वर्क टू ट्रांसफ़र हीट, मतलब हीट एक वर्क हो रहा है, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र होते समय एक वर्क भी तो हो रहा है। तो हम लोग इसको वर्क के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको W लिख सकते हैं। ये क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, W है। मतलब एनर्जी तो है लेकिन एनर्जी इज वर्क है, क्योंकि वही एनर्जी इसको हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक वर्क हो रहा है। तो वो वर्क क्या हो जाएगा आपका, इतना आ गया ये आपका वर्क। लेकिन हम लोग जानते हैं वर्क और हीट के बीच में फॉर्मूला होता है वर्क बाई हीट इक्वल्स टू जे। जे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, जे इंटू एच। जे यहाँ पे कांस्टेंट है, एच हीट है। ये एक वर्क का फॉर्मूला आ गया, ए वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो अब हम लोग इन दोनों वर्क के फॉर्मूला को इक्वल अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल कर देंगे तो जे एच, ये वर्क क्या है, जे एच बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला 80/100 इंटू mgh। एम आपका अभी कटा नहीं है। एच का फॉर्मूला क्या है, एच क्या है, हीट है। कितना हीट इसको जा रहा है, मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, बस उतना ही हीट उसको जाएगा, ठीक है। मेल्ट होने के लिए, इसको मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, उसका लाटेंट हीट से निकलता है, उसका लाटेंट हीट इंटू उसका मास क्या है, एम है इस मास का, और उस इंटू उसका लाटेंट हीट इसका एल है। तो एम इंटू एल कर दिए तो वो मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आ गया आपका एच। और यहाँ पे आपका आ गया जे एच इक्वल्स टू 80/100 इंटू mgh। ओमेगा इक्वल्स टू जे, ओमेगा नहीं, W ही वर्क है, जे एच के बदले हम लोग पुट कर दिए मास इंटू लाटेंट हीट। एम और एम दोनों कट गया, यहाँ पर एम बटा बचा जे एल इक्वल्स टू इतना। तो हम लोग को एच चाहिए, एच का वैल्यू, एच निकाले इतना आ गया। जे का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो कि गिवन दिया हुआ है, पुट किए इतना, ये वाला है जे का वैल्यू। तो जे का वैल्यू पुट के, एल का वैल्यू पुट के, लाटेंट हीट का वैल्यू भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ए जी है आपका, ये वाला आपका जी का वैल्यू है 9.8। ये सारा चीज़ पुट किए तो आपका आ गया 42857 मीटर, हाइट आ गया आपका इतना। तो यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स टू ऑल।